रवि, 4 तारीख की फ्लाइट है हमारी, सिर्फ 3 दिन बचे हैं हमारे पास। एक काम करो, माँ जी को तुम आज ही वृद्धाश्रम में छोड़ आओ ताकि ऐन वक्त पर आपको समय की तंगी ना हो। पैकिंग करते हुए पूजा ने अपने पति रवि से कहा तो रवि बोला, हाँ पूजा, तुम सही कह रही हो, मैं आज ही माँ को वृद्धाश्रम छोड़ आता हूँ। तुम जल्दी से माँ के कपड़े बैग में रखकर और माँ को लेकर बाहर आ जाओ, मैं तब तक गाड़ी बाहर निकालता हूँ। बोलकर रवि बाहर निकल गया और पूजा अपनी सास लक्ष्मी जी के पास आकर बोली, अम्मा जी, आपको पता है ना, कंपनी रवि को विदेश भेज रही है, तो कल हम लोग विदेश जाने के लिए निकल रहे हैं और इस बार आपका टिकट नहीं बन पाया। अगली बार आएंगे तो आपको भी अपने साथ ले जाएंगे। इसीलिए 1 साल के लिए आपका बेटा आपको वृद्धाश्रम में छोड़ने जा रहा है। तो चलिए जल्दी से उठिए, आपका बेटा बाहर आपका इंतजार कर रहा है। बेटे बहू की मर्जी के आगे लक्ष्मी जी क्या ही बोल सकती थीं। इसीलिए चुपचाप वृद्धाश्रम जाने के लिए तैयार हो गईं और रवि उन्हें छोड़ने के लिए वृद्धाश्रम चला गया। वृद्धाश्रम पहुंचकर रवि रिसेप्शन पर बैठी लड़की से अपनी माँ के लिए एडमिशन के लिए बात करने लगा। उस लड़की ने कहा, देखिए सर, हमारी मैडम फिलहाल यहाँ पर नहीं है, वो 2 दिन के लिए बाहर गई हुई हैं और उनके आने पर ही आपकी माँ का यहाँ पर एडमिशन हो सकता है। इस पर रवि गुस्से से बोला, देखिए मैडम, मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए, मेरे पास इतना समय नहीं है कि दोबारा अपनी माताजी को यहाँ पर लेकर आ सकूं। इसलिए कृपा कर आप इन्हें आज ही एडमिशन दे दीजिए। आप कहें तो मैं अभी के अभी 2 लाख का चेक काटकर आपको दे देता हूँ, बस आप मेरी माताजी को यहाँ रख लीजिए। अरे सर, एक बार मैं आपसे कह चुकी हूँ ना कि किसी भी हालत में आपकी माताजी को आज एडमिशन नहीं दिया जा सकता। वो मैडम ही इस वृद्धाश्रम की संचालक है और उनके बिना हम अपने मन से कुछ नहीं कर सकते और मैडम कल शाम तक ही वापस लौट पाएंगी। आप ऐसा कीजिए, कल शाम को फिर से आ जाइएगा और अपनी माँ को भर्ती करा दीजिएगा। रिसेप्शन पर बैठी लड़की ने कहा तो रवि बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से पर काबू करते हुए बोला, अरे मैडम, मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन मेरी भी मजबूरी है। हम लोग बहुत दूर से आए हैं, 3 दिन बाद मेरी विदेश की फ्लाइट है और अभी मुझे बहुत सारी तैयारियां करनी हैं। प्लीज मैम, मेरी सिचुएशन को समझने की कोशिश कीजिए। अभी ये बातें चल ही रही थी कि इतने में रवि का मोबाइल बज उठा। उसने देखा तो उसके बॉस का फोन था। हेलो जी सर, रवि ने कहा तो दूसरी ओर से आवाज आई, रवि, आपने अभी तक मुझे डॉक्यूमेंट्स ईमेल नहीं किए हैं, जबकि आपने कहा था कि आज दोपहर तक आप सारे डॉक्यूमेंट्स मुझे ईमेल के जरिए भेज देंगे। जी सर, मैं अभी कर देता हूँ, रवि ने हड़बड़ाते हुए कहा तो उसके बॉस बोले, लेकिन मिस्टर रवि, आप अपने काम के प्रति इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? नहीं सर, दरअसल मैं किसी परेशानी में फंस गया था। मैं अभी आपको। इससे पहले कि रवि अपनी सफाई में कुछ कह पाता, दूसरी ओर से फोन कट गया। चिंता और परेशानी में डूबा रवि अपना सर पकड़कर वहीं कुर्सी पर बैठ गया। अपने बेटे को इस तरह तनावग्रस्त देखकर पास बैठी लक्ष्मी जी भी व्याकुल हो उठी। रवि ने फिर से उस लड़की से कहा, मैडम, आप देख ही रही हैं कि मैं कितनी उलझनों में फंसा हुआ हूँ। एक तरफ बीवी, बच्ची और घर की परेशानियां, तो दूसरी ओर विदेश की नौकरी। मेरे फ्यूचर का सवाल है मैम, प्लीज कुछ कीजिए। आप वृद्धाश्रम की मैनेजर को फोन लगाइए, मैं उनसे बात करता हूँ। जी नहीं, ऐसा अभी संभव नहीं है, मैडम का फोन आउट ऑफ रेंज है। ऐसा कहते हुए उस लड़की ने आवाज दी, लखन, यहाँ आना तो जरा। तभी 20-22 वर्ष का एक नवयुवक उसके सामने उपस्थित हुआ। जी कहिए मैडम। लखन, इन दोनों के लिए चाय पानी और रात को यहीं सोने का इंतजाम कर दो, बहुत दूर से आए हैं। ठीक है मैडम, अभी करवा देता हूँ, कहकर लखन तो वापस अंदर चला गया। लेकिन ये सुनकर रवि आश्चर्य से उस लड़की की तरफ देखने लगा। वो कुछ बोलता उससे पहले ही वो मैडम बोल पड़ी, देखिए मिस्टर रवि, यदि आप यहाँ दोबारा नहीं आ सकते तो आप दोनों आज रात के लिए यहीं रुक जाइए।
लेकिन मैडम मुझे बहुत परेशानी हो जाएगी। देखो मिस्टर रवि, मैंने बोल दिया है, अगर आपको यहाँ रुकना है तो रूम नंबर 4 में चले जाइए। किसी चीज की जरूरत हो तो बता दीजिएगा। अगर नहीं रुकना चाहते तो आप अभी यहाँ से जा सकते हैं। मैडम के कहने पर रवि बुझे मन से अपनी माँ को लेकर कमरे में चला गया, जहाँ लखन ने जमीन पर बिस्तर लगाकर उनके रात को रुकने का इंतजाम कर दिया था। साहब, मैं थोड़ी देर में चाय नाश्ता लेकर आता हूँ, तब तक आप हाथ मुंह धो लीजिए, बाथरूम पास में ही है। इतना कहकर लखन कमरे से बाहर निकल गया तो रवि वहीं लैपटॉप लेकर बैठ गया और जल्दी से ऑफिस का काम निपटाने लगा। वहीं लक्ष्मी जी साथ में लाई अपना बैग खोलकर बैठ गईं और एक दुपट्टे से लिपटी हुई रोटी निकालते हुए बोली, पता है बेटा, मैंने आपकी और बहू की बातें कल ही सुन ली थी, इसीलिए आज सुबह जल्दी उठकर मैंने ये आलू के पराठे बना लिए थे ताकि 2 दिन तक खाती रहूंगी। तुझे पसंद है ना बेटा? मैं अचार भी लाई हूँ। अपनी माँ की इस बात का रवि ने कोई जवाब नहीं दिया। वो तो बस अपने काम में ही व्यस्त था। उसके पास अपनी माँ की बात सुनने के लिए वक्त कहाँ था। बेटे का कोई जवाब न पाकर लक्ष्मी जी फिर से बोली, अच्छा कोई बात नहीं बेटा, मैं ही तुझे अपने हाथों से आलू के पराठे खिला देती हूँ। ना जाने इसके बाद कभी ये सुख मिले या ना मिले। कहते कहते उनका गला भर आया। जैसे ही रोटी का एक निवाला तोड़कर लक्ष्मी जी अपने बेटे को खिलाने लगी तो रवि गुस्से से बोला, क्या है माँ, आपको तो और कोई काम है नहीं, पर मुझे अभी बहुत सा काम निपटाना है। आप ही खाइए ये आलू के पराठे, मुझे अभी भूख नहीं है। बेटे का ऐसा व्यवहार देखकर लक्ष्मी जी थोड़ा सहम गईं और चुपचाप वो पराठे वापस अपने बैग में रख लिए। बेटे को ऐसे लैपटॉप में लगे देखकर लक्ष्मी जी फिर से बोली, ठीक है बेटा, तुम्हें जीवन में बहुत तरक्की मिले, बहुत बड़े आदमी बनो तुम, मेरी तो भगवान से यही प्रार्थना है। बोलकर लक्ष्मी जी वहीं अपनी कमर सीधी करने लगी और अपने अतीत में खो गईं। 20 वर्ष की लक्ष्मी जी जिस दिन शादी करके अपने ससुराल आई थी, तभी से उसे जिम्मेदारियों के बोझ तले दबा दिया गया था। बहुत बड़ा परिवार था उनका। उनके घर में कई सदस्य थे। एक ननद थी जो अपने पति को लेकर अपने मायके में ही जमी हुई थी। उसका पति सास का बेहद लाडला था। इसके अतिरिक्त उसके 2 जेठ और जिठानी भी थे, परंतु दोनों जिठानी बड़े घर से आई थी। जेठ भी खूब अच्छा कमाते थे, इसलिए जिठानी सास की कोई बात नहीं सुनती थी और न ही घर का कोई काम ही करती थी। ले देकर सास का पूरा जोर लक्ष्मी जी पर ही चलता था। लक्ष्मी जी का पति एक छोटी सी प्राइवेट नौकरी करता था, इसलिए कुछ खास नहीं कमाता था। घर का खर्च ससुर और दोनों जेठ जी की कमाई से ही चलता था। इस सब के कारण उस घर में लक्ष्मी जी की हैसियत एक नौकरानी से भी कम थी। लेकिन इतना भी काफी नहीं था। विवाह को कई साल बीत गए थे, परंतु लक्ष्मी जी की गोद अभी तक सूनी थी। उनके मन की पीड़ा तब और बढ़ जाती जब ससुराल वाले उसे बांझ होने के ताने देते। लेकिन विवाह के 10 वर्ष पश्चात भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी और उन्होंने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। शादी के बाद पहली बार लक्ष्मी जी को एक खुशी मिली थी, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा दिन तक नहीं रही। उनका बेटा अभी 2 महीने का ही हुआ था कि उसके पति की एक रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। लक्ष्मी जी अंदर से पूरी तरह से टूट चुकी थी। अब उसके जेठ जेठानी भी परिवार से अलग हो गए थे और सास ससुर भी कुछ समय बाद स्वर्ग से धार गए। ननद और नंदोई ने भी अपना अलग घर बना लिया। लक्ष्मी जी और उसके बेटे को बोझ समझकर सब लोग अपनी अपनी राह पर चले गए और लक्ष्मी जी अपने बेटे के साथ बिल्कुल अकेली रह गईं। लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। बेटे के पालन पोषण के लिए उसने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर दिया। लेकिन सारा काम करते हुए भी वो अपने बेटे को कभी अकेला नहीं छोड़ती थी। इतनी मुश्किलें सहन करने के बावजूद लक्ष्मी जी ने उसे पढ़ाया, लिखाया और इतना काबिल बनाया कि उसे एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई और उसने अपनी पसंद की लड़की पूजा से शादी भी कर ली।
पूजा मॉडर्न ख्यालों की लड़की थी। घर का काम करना उसे जरा भी पसंद नहीं था। दिन भर घूमना फिरना, सहेलियों के साथ शॉपिंग करना या फिर अपने मम्मी पापा के घर चली जाना, बस यही उसकी दिनचर्या थी। किसी दिन घर पर रहती तो सहेलियों का अड्डा वहीं जम जाता। ये सब लक्ष्मी जी को बिल्कुल पसंद नहीं था, लेकिन कुछ कहती भी तो किससे कहती। कभी बहू को समझाने लगती तो दो टूक जवाब सुनने को मिल जाता। और बेटा, वो तो पत्नी का दीवाना था, उससे तो कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं था। खैर, जैसे तैसे जिंदगी की गाड़ी चल रही थी। समय यूं ही बीत रहा था। अब पूजा के मायके वाले कनाडा में शिफ्ट हो गए थे, तो पूजा ने भी रट लगा ली कि उसे भी कनाडा में जाकर बसना है, वहाँ की हाई फाई लाइफ का मजा लेना है। तो रवि भी यहाँ से दुगनी तनख्वाह के लालच में विदेश जाने के लिए तैयार हो गया। पूजा और दोनों बच्चे तो जैसे खुशी से फूले नहीं समा रहे थे, लेकिन रवि अपनी माँ के लिए चिंतित हो गया कि माँ को अकेले कहाँ छोड़े। रवि को चिंतित देखकर पूजा ने कहा, अरे रवि, तुम क्यों चिंता में बैठे हो? मैं तो कहती हूँ माँ जी के लिए वृद्धाश्रम ही ठीक रहेगा। वो क्या करेंगी हमारे साथ विदेश जाकर? तुम परेशान होने की बजाय अपनी आने वाली जिंदगी पर ध्यान दो। ये समय प्रैक्टिकल होकर सोचने का है। भावना में बहकर इतना अच्छा मौका मत छोड़ो। रवि को भी यही ठीक लगा और वो अपनी माँ को वृद्धाश्रम भेजने के लिए तैयार हो गया। चाय बिस्किट लाया हूँ माता जी। लखन की आवाज सुन लक्ष्मी जी वर्तमान में लौटी और बैठकर चाय लेते हुए अपने बेटे रवि से बोली, अच्छा बेटा, कम से कम चाय तो पी लो। क्या माँ, एक तो मैं इतनी परेशानी में हूँ और आपको खाने पीने की पड़ी है। आज अगर ये काम करके ना दिया तो बॉस की डांट सुनने को मिलेगी। एक तो यहाँ इंटरनेट की रेंज ही नहीं पहुँच पा रही है। पता नहीं ये वृद्धाश्रम वालों ने भी अपने ही नियम बना रखे हैं। हद है, इतना भी नहीं समझती कि कोई बुजुर्ग है या दूसरे शहर से आया है। इन लोगों को, बुजुर्ग लोगों को सहारा देना चाहिए, लेकिन यहाँ तो हाल ही अलग है। एक तरफ वृद्धाश्रम की मैनेजर घूमने को निकली हुई है और दूसरी ओर जो मैडम यहाँ बैठी हुई है हमारी बात सुनने को तैयार ही नहीं है। रवि गुस्से में बोलते जा रहा था और इधर दरवाजे पर खड़ी वही मैडम उनकी सारी बातें सुन रही थी। तभी अचानक रवि की नजर वहां खड़ी उस मैडम पर गई। उन्हें अपने सामने देखकर रवि बौखला गया और अपनी बात पर पर्दा डालते हुए बोला, अरे मैं तो वो, बस रहने दीजिए मिस्टर रवि। मैं जानती हूँ इस तरह के माहौल में कोई भी व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है। आप मेरे साथ चलिए, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। ऐसा कहकर मैडम कमरे से बाहर निकल गई। रवि को लगा कि शायद मैडम ज्यादा पैसों की डिमांड करेगी, इसलिए बाहर निकलते ही बोला, देखिए मैम, अगर आप कहती हैं तो मैं 2 लाख की बजाय 3 लाख रुपए का चेक काट देता हूँ। तभी मैडम बोली, जी नहीं, पैसों की तो कोई बात ही नहीं है। मुझे हैरानी तो इस बात की है कि बचपन में आपके पीछे आपकी माँ ने न जाने कितने जरूरी काम टाले होंगे, कितनी ही रातें जागते हुए बिता दी होंगी, और आप उनके लिए यहाँ एक रात भी नहीं रुक सकते हैं। ये सुनकर रवि की आंखें शर्मिंदगी से नीचे झुक गईं। तो मैडम बोली, चलिए मैं आपकी ये समस्या भी हल कर ही देती हूँ। मैं आपकी माताजी को अभी के अभी एडमिशन दिलवा दूंगी। लेकिन क्या मैम? लेकिन मिस्टर रवि, आपको मेरा एक छोटा सा काम करना होगा। मैडम की ये बात सुनकर रवि उन्हें हैरानी से देखने लगा। तो मैडम बोली, हाँ मिस्टर रवि, मैं आज ही आपकी माताजी का एडमिशन करवा दूंगी, लेकिन उसके लिए आपको मेरा एक काम करना होगा। दरअसल यहाँ वृद्धाश्रम में मोहनलाल नाम के एक बुजुर्ग व्यक्ति रहते हैं। आपको उनका पोता बनने का नाटक करना होगा। ये सुनकर रवि हैरान रह गया। फिर मैडम बोली, करीब 8 वर्ष पहले उनका बेटा उन्हें यहाँ छोड़कर विदेश चला गया था। तब से लेकर आज तक वो अपने पोते से मिलने को तरस रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि एक न एक दिन वो उनसे मिलने जरूर आएगा। लेकिन मिस्टर रवि, आज उनकी तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मुझे नहीं लगता कि अब उनके पास ज्यादा समय है।
यदि हो सके तो हमारा ये छोटा सा काम कर दीजिए। आपको सिर्फ एक छोटा सा नाटक करना है, लेकिन सोचिए अपने पोते को नजर भर देखने के लिए पल पल तरसती उनकी आंखों को कितना सुकून मिल जाएगा। आप मेरा ये काम कर दीजिए, मैं आपकी माताजी को अभी एडमिशन दे दूंगी। ये बात सुनकर रवि ने कहा, लेकिन मैडम मुझे तो उनके पोते के बारे में कुछ भी मालूम नहीं है। उसका नाम क्या है, वो उन्हें क्या कहकर बुलाता है। अरे आपको उन्हें कुछ भी कहने की कोई जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिएगा कि उनके पोते का नाम तरुण है। अब आप मेरे साथ चलिए। कहते हुए मैडम उसे मोहनलाल जी के कमरे में ले गई। मोहनलाल जी के बिस्तर के पास रखी कुर्सी पर वहीं आश्रम में रहने वाले उनके एक बुजुर्ग दोस्त बैठे हुए थे। मोहनलाल, डॉक्टर ने कहा है कि दवाई समय पर लेने से तबीयत ठीक हो जाएगी। मोहनलाल जी के दोस्त ने कहा तो कपकपाती आवाज में मोहनलाल जी बोले, कितनी बार भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे उठा ले, लेकिन मौत है जो बुलाने पर आती ही नहीं। न जाने क्यों ईश्वर मेरी बात नहीं सुनता। मोहनलाल जी के दिल में छिपा दर्द उनके शब्दों के जरिए बाहर आने लगा। अच्छा मोहनलाल, मैं थोड़ी देर में आता हूँ, कहकर उनके मित्र वहां से उठकर चले गए। दरवाजे पर खड़ा रवि मोहनलाल जी की सारी बातें सुन रहा था। तभी मैडम रवि को लेकर अंदर आई और मोहनलाल जी के पास आकर बोली, बाबा बाबा देखिए तो कौन आया है आपसे मिलने। तभी मोहनलाल जी ने धीरे से कहा, कौन आया है बेटी। तो मैडम बोली, देखिए बाबा, आपका पोता तरुण आया है। क्या, मेरा तरुण आ गया। कहते हुए मोहनलाल जी की आंखों में एक चमक आ गई। हाँ बाबा, आपका पोता विदेश से खास आपसे मिलने के लिए यहाँ पर आया है। मेरा पोता आ गया मुझसे मिलने। इतने दिन तुझे मेरी याद नहीं आई क्या? ना बड़ा हो गया रे तू। रवि की ओर नजर डालते ही मोहनलाल जी के बूढ़े शरीर में जैसे जान वापस आ गई थी। मैडम ने उन्हें सहारा देते हुए बिस्तर पर बिठाया और बोली, हाँ बाबा, कल आपके पोते की वापसी की फ्लाइट है, इसीलिए आज उससे जी भरकर बातें कर लीजिए। बोलकर मैडम कमरे से बाहर निकल गईं। जैसे ही रवि पास रखी कुर्सी पर बैठने लगा, तभी मोहनलाल जी बोले, वहां नहीं बेटा, यहाँ मेरे पास बैठो। रवि कुछ असहज महसूस कर रहा था, परंतु फिर उसे मैडम की कही बात याद आ गई तो वो चुपचाप उनके बिस्तर पर बैठ गया। मुझे यकीन था तरुण बेटा कि एक न एक दिन तू जरूर आएगा। तभी भगवान मेरे शरीर से प्राण नहीं निकाल रहे थे। तुझे देखने को ही मैं अभी तक जीवित था, लेकिन बेटा तू कल ही वापस चला जाएगा। कितने साल मैंने तेरा इंतजार किया है और मिलने के लिए केवल कुछ ही पल। बोलते बोलते मोहनलाल जी बीच में ही हांफने लगे, परंतु पोते से मिलने का उत्साह इतना था कि सारी कमजोरी भूलकर फिर से बातें करने लगे। अच्छा एक बात बता, तेरे पापा का क्या हाल है? उसे कभी मेरी याद नहीं आती क्या? कितने साल हो गए उसे देखे हुए। ये बात सुनकर रवि कुछ बोल नहीं पाया तो मोहनलाल जी बोले, तुम्हारी माँ तो ठीक है ना बेटा? हाँ हाँ दादाजी, सब लोग ठीक हैं। पता है बेटा, यहाँ वृद्धाश्रम में अक्सर लोग मिठाई बांटने आते रहते हैं। कल भी किसी के पोते का जन्मदिन था तो उन्होंने वृद्धाश्रम के सभी लोगों में जलेबियां बांटी थी। उसी पल मेरी आंखों के आगे तेरे बचपन की तस्वीर नाचने लगी। कहते हुए मोहनलाल जी ने पास ही पड़ी एक छोटी सी कटोरी उठाई जिसमें एक लड्डू रखा था। रवि ने अनमने ढंग से वो लड्डू उठाया तो मोहनलाल जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई और वो कहने लगे, बेटा तुझे याद है जब तू छोटा सा था तब सारा दिन मेरे इर्द गिर्द ही घूमता रहता था। तुझे बेसन के लड्डू बहुत पसंद थे, लेकिन तेरी माँ तुझे ज्यादा लड्डू खाने से मना करती थी, इसलिए हर रोज शाम को पार्क में टहलने के बहाने तू मेरा हाथ पकड़कर बाजार ले जाता था और हलवाई की दुकान में जाकर लड्डू खाने की जिद करता था। उस दौरान तू एक पल भी मेरा हाथ नहीं छोड़ता था और उसके बाद तूने मेरा हाथ ऐसा छोड़ा कि फिर कभी नहीं थामा। अपने बूढ़े कांपते हाथों की ओर देखते हुए मोहनलाल जी ने कहा तो रवि बोला,
नहीं नहीं दादाजी, ऐसी बात नहीं है। दरअसल जिंदगी में परेशानियां ही बहुत हैं, लेकिन फिर भी देखो, मैं आपसे मिलने आया हूं ना। लेकिन काम को भी तो समय देना पड़ता है ना दादाजी। अपने काम को समय देने की कोशिश करूं तो रिश्तों को समय नहीं दे पाता, और अगर रिश्तों पर ध्यान दूं तो काम छूटने लगता है। हाँ बेटा, गलती तो हमारी है। हम काम को रिश्ता समझते हैं और रिश्तों को बोझ। ये सुनकर रवि नजरें झुकाए चुपचाप बैठा रहा तो मोहनलाल जी बोले, लेकिन बेटा, मुझे खुशी है कि कम से कम तू मुझसे मिलने आया तो सही। अरे हाँ, एक बात तो मैं पूछना ही भूल गया। अच्छा ये बताओ, तुम्हारी शादी हो गई क्या? मोहनलाल जी ने पूछा तो रवि सोच विचार में पड़ गया। दिमाग में ख्याल आया कि अगर हाँ कहता हूँ तो दादाजी अपनी पुत्रवधू के बारे में पूछने लगेंगे। क्या हुआ बेटा, किस सोच में पड़ गया? तेरी शादी हुई या नहीं? अरे नहीं दादाजी, मेरी शादी नहीं हुई है। अच्छा बेटा। कहते हुए अचानक मोहनलाल जी की आवाज कांपने लगी और आंखों से आंसू बहने लगे। थोड़ी देर रुककर वो फिर बोले, बेटा, तू मेरी एक बात मानेगा ना? हाँ दादाजी, बताइए ना। बेटा, तेरा पिता तो मुझे अकेला छोड़कर चला गया था, लेकिन तू कभी अपने माँ बाप को बुढ़ापे में अकेला मत छोड़ना। वृद्धावस्था में जब एक इंसान अकेला रह जाता है तो उसकी जिंदगी एक सजा से ज्यादा और कुछ नहीं रह जाती। ये सिर्फ मेरे अकेले की कहानी नहीं है। यहाँ वृद्धाश्रम में कितने ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके बेटे बहू पोते पोतियां सब हैं, लेकिन फिर भी उनको अपना कहने वाला कोई नहीं है। बेटा, यहाँ रहने वाले वृद्ध लोगों के हृदय में परिवार की यादें दिन रात सुई की तरह चुभती रहती हैं। अभी रवि और मोहनलाल जी की बातें चल ही रही थी कि रवि का मोबाइल बज उठा। उसने देखा उसकी पत्नी पूजा का फोन था तो रवि बोला, अच्छा दादाजी, अब आप सो जाइए। सुबह एयरपोर्ट जाने से पहले मैं आपसे मिलने आ जाऊंगा। हाँ बेटा, तू भी थक गया होगा, जाकर सो जा। भगवान करे तुझे दुनिया की सारी खुशी मिले। रवि ने मोहनलाल जी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया और बोझिल कदमों से दरवाजे की ओर बढ़ गया। लेकिन जैसे ही वो दरवाजे की चौखट पार करके आगे बढ़ा, उसी समय एक घुटी हुई सी हृदय विदारक चीख उसे सुनाई दी। उस आवाज ने उसके दिल को भयभीत कर दिया। किसी अनहोनी की आशंका से उसने पीछे मुड़कर देखा तो मोहनलाल जी अपने बिस्तर पर निठाल होकर गिर चुके थे। रवि दौड़कर उनके पास गया, उन्हें हिलाया, लेकिन उनके प्राण पखेरु तो उड़ चुके थे। उस मृत व्यक्ति से कोई रिश्ता ना होते हुए भी उसकी ऐसी हालत देखकर रवि की आंखों से आंसू बह निकले। उसने तुरंत मैडम को आवाज दी और मोहनलाल जी के बारे में बताया। काफी देर रवि बाहर ही बैठा रहा। तभी दोबारा से उसका फोन बजा। रवि ने फोन उठाया तो उसकी पत्नी पूजा बोली, अरे इतनी देर कहाँ लग गई? तुम तो माँ जी को वृद्धाश्रम छोड़ने गए थे ना, फिर अभी तक आए क्यों नहीं? वो क्या है ना पूजा, यहाँ वृद्धाश्रम की संचालक उपस्थित नहीं थी, जिस वजह से माँ का एडमिशन नहीं हो पा रहा था, इसलिए मैं। रवि आगे कुछ बोलता उससे पहले ही पूजा उसकी बात को काटते हुए बोली, अरे कमाल करते हो तुम, आज एडमिशन नहीं हुआ था तो कल हो जाता, इसके लिए तुम्हें वहां रुकने की क्या जरूरत थी? तुम्हें माँ को वहां छोड़कर वापस आ जाना चाहिए था। 3 दिन बाद हमारी फ्लाइट है और तुम वहां अपनी माँ के पास बैठे हुए हो। ये तुम कैसी बातें कर रही हो पूजा? वो माँ है मेरी, ऐसे कैसे छोड़कर आ जाता उन्हें? कल सुबह जल्दी यहाँ से निकल जाऊंगा। कहते हुए रवि ने फोन काट दिया और वहां से उठकर अपनी माँ के पास कमरे में चला गया। बेटे को उदास देखकर लक्ष्मी जी ने पूछा, क्या हुआ रवि बेटा, कोई परेशानी है क्या? इतनी देर कहाँ लग गई? कुछ नहीं माँ, बैठे बैठे थक गया था तो इसलिए बाहर टहलने चला गया था। अच्छा माँ, आप आलू के पराठे बनाकर लाई थी ना, दो ना मुझे, बहुत जोर से भूख लगी है। बेटे की बात सुनकर लक्ष्मी जी ने एक मुस्कुराहट के साथ अपने बैग में से आलू के पराठे निकाले और अपने बेटे को देते हुए बोली, पता है बेटा, जब तू छोटा था ना, हर रोज मुझे आलू के पराठे बनाने को कहता था और जब मैं बनाती थी तो कहता था, माँ मुझे अपने हाथों से खिलाओ ना।
जब भी मैं आपके हाथों से खाना खाता हूँ तो खाने का स्वाद दुगना हो जाता है। तो आज भी खिलाओ ना माँ, रवि ने कहा। तो लक्ष्मी जी मुस्कुराते हुए उसे अपने हाथों से खाना खिलाने लगे। फिर भाव विभोर होते हुए रवि ने कहा, माँ याद है आपको जब बचपन में एक बार गर्मियों की छुट्टी में हम नानी जी के घर गए थे, तो मैं वहीं गली में आस पड़ोस के बच्चों के साथ लुका छुपी का खेल खेलने लगा था। कोई कहीं तो कोई कहीं। मैं भी बच्चों के साथ पास की गली में जाकर छिप गया। थोड़ी देर में बाकी सब बच्चे तो भाग गए, लेकिन मैं वहां गलियों में ही घूमता रहा। नाना जी का घर कहाँ है मुझे पता ही नहीं चला। वो घटना याद करके लक्ष्मी जी बोली, हाँ बेटा, कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा था तुझे मैंने। दोपहर से शाम हो गई और शाम से रात, लेकिन तू कहीं नहीं मिला। जिस बेटे को 2 पल भी अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देती थी, वही बेटा कई घंटों से गायब था। मैं पागलों की तरह तुझे यहाँ वहाँ ढूंढ रही थी। गलियों में भटकते भटकते आखिरकार अंधेरे में तू सामने से आता हुआ दिखाई दिया। तब जाकर मेरी जान में जान आई थी। हाँ माँ, मुझे याद है। मुझे देखते ही आप दौड़ती दौड़ती मेरे पास आई और मुझे अपने सीने से चिपका लिया था। कितना रोई थी आप उस समय। हाँ बेटा, जिस बेटे को बचपन में 1 मिनट के लिए अपनी आंखों से ओझल नहीं होने देती थी, अब उसी बेटे के बिना अकेली कैसे रहूंगी। कहते हुए लक्ष्मी जी की आंखों से आंसू बहने लगे। माँ को रोते देखकर रवि की आंखों में भी आंसू आ गए। बहुत लंबा अरसा बीत गया था माँ बेटे को इस तरह बैठकर बात किए हुए। जब से रवि की शादी हुई थी तब से लेकर आज तक तो वो सिर्फ अपनी पत्नी, बच्चों और नौकरी में ही व्यस्त रहता था। माँ के पास बैठने का ना तो उसके पास समय था और ना ही कभी उसे जरूरत महसूस हुई। बातें करते करते रवि अपनी माँ की गोद में सर रखकर वहीं सो गया। कमरे के बाहर खड़ी मैडम काफी देर से ये सारा नजारा चुपचाप देख रही थी। लक्ष्मी जी बहुत देर तक उसके सर को यूं ही सहलाती रही और थोड़ी देर बाद लक्ष्मी जी भी अपने बेटे के सर पर सर रखकर वहीं सो गईं। सुबह रवि की आंखें खुली तो हड़बड़ाते हुए बोला, माँ मुझे तो बहुत देर हो गई, मैं चलता हूँ। जल्दबाजी में वो अपने बैग में सारा सामान रखने लगा और रिसेप्शन पर सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद जैसे ही जाने को तैयार हुआ तो लक्ष्मी जी बोली, बेटा अपना ध्यान रखना, रास्ते में रुककर कुछ खा लेना, नहीं तो मुझे तेरी चिंता होती रहेगी। ठीक है माँ, अब मैं चलता हूँ, कहकर रवि वहां से तेजी से निकल गया और सीधा अपने ऑफिस चला गया। परंतु दिन भर उसके दिमाग में उथल पुथल मची रही। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत कुछ अपने पीछे छोड़ कर आया है। ना चाहते हुए भी बार बार वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्ग लोगों के बेबस, लाचार और निराश चेहरे उसकी आंखों के सामने आ रहे थे। रात को रवि जब घर पहुंचा तो गुमसुम सा था। तो पूजा बोली, छोड़ आए माँ जी को वृद्धाश्रम? तो रवि ने हाँ में सिर हिला दिया। तभी पूजा बोली, वैसे तो अच्छा ही हुआ, आखिर कब तक हम उनका बोझ उठाते। अच्छा तुम हाथ मुंह धो लो, खाना तैयार है। पत्नी की बातें सुनकर रवि हैरत में पड़ गया। अब तक तो उसका दिमाग उलझनों से घिरा हुआ था, लेकिन अब शायद उसके दिमाग में स्पष्ट हो चुका था कि उसका अगला कदम क्या होगा। अरे क्या हुआ, अभी तक फ्रेश होकर नहीं आए हो? खाना ठंडा हो जाएगा, पूजा ने कहा। तो रवि मुझे भूख नहीं है बोलकर अपने कमरे में चला गया। रात को सब लोग सो चुके थे, लेकिन रवि की आंखों से नींद कोसों दूर थी। वो रात उसने बड़ी मुश्किल से काटी। अगले दिन सुबह होते ही रवि बिना किसी को बताए अपनी गाड़ी लेकर घर से निकल गया और ठीक 2 घंटे बाद वो उसी वृद्धाश्रम में पहुंच गया जहां 1 दिन पहले वो अपनी माँ को छोड़कर आया था। जैसे ही रवि अंदर गया तो सामने वही मैडम खड़ी थी जो बड़े इत्मीनान से उसकी ओर देख रही थी। कुछ बुजुर्ग लोग आंगन में टहल रहे थे। अंदर जाकर रवि यहाँ वहां देखने लगा। मैम मेरी माता जी कहाँ हैं? प्लीज उन्हें बुला दीजिए। तो मैम बोली, देखिए मिस्टर रवि, अभी तो आपकी माता जी से बात नहीं हो सकती। क्यों मैम, ऐसा क्या हो गया? उस मैम ने कहा,
मिस्टर रवि, आपकी माताजी वृद्धाश्रम की कुछ अन्य महिलाओं के साथ पास ही बने मंदिर में पूजा करने के लिए गई हैं। दरअसल उन्होंने आज अपनी बेटी के लिए निर्जला उपवास रखा है। अपनी सेहत और जीवन की परवाह किए बिना उन्होंने इस उम्र में भी कठिन व्रत धारण किया है। इस समय वो पूजा में व्यस्त हैं। आपकी लंबी उम्र और तरक्की के लिए भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। मैडम की ये बातें सुनते ही रवि की आंखों से अश्रुधारा बह निकली। तभी उसे सामने से लक्ष्मी जी हाथ में पूजा की थाली लिए आती हुई दिखाई दी। उन्हें देखते ही रवि माँ माँ कहते हुए उनकी ओर दौड़ा। आंसुओं से भीगा उसका चेहरा देखकर लक्ष्मी जी को वही घटना याद आ गई जब उनका 7 साल का छोटा सा रवि रास्ता भटक गया था और माँ को देखते ही माँ माँ चिल्लाते हुए उनकी ओर दौड़ता आया था। लक्ष्मी जी के पास पहुंचकर रवि दोनों हाथ जोड़ते हुए बोला, माँ मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो माँ। आपने मेरे लिए क्या क्या नहीं किया। आपके प्यार और आशीर्वाद के भरोसे ही मैं जीवन में एक सफल इंसान बन पाया था। बचपन में जो माँ मुझे 2 पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ती थी, उसी माँ को मैंने वृद्धाश्रम में रहने के लिए छोड़ दिया। लानत है मेरी जैसी औलाद पर। लक्ष्मी जी के पैरों में गिरकर रवि रोए जा रहा था। तभी लक्ष्मी जी ने कंधे से पकड़कर उसे ऊपर उठाया और आंसू साफ करते हुए बोली, कोई बात नहीं बेटा, कभी कभी घर की शांति के लिए मजबूरी में कठिन फैसले भी उठाने पड़ जाते हैं। तो रवि बोला, नहीं माँ, अब मैं कोई कठिन फैसला नहीं उठाऊंगा। अब मैं तुम्हें वापस घर ले जाने आया हूँ। चलो माँ, अब घर चलते हैं। तभी मैडम बोली, लेकिन मिस्टर रवि, आप इन्हें ऐसे नहीं ले जा सकते। वृद्धाश्रम से ले जाने के लिए आपको मैनेजर ऑफिस में जाकर सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी होंगी। ठीक है मैम, आप मुझे मैनेजर से मिलवा दीजिए। तभी मैडम उन्हें मैनेजर के ऑफिस में ले गईं और एक पेपर निकालकर रवि को साइन करने के लिए दे दिया और खुद सामने रखी कुर्सी पर बैठ गई। ये देखकर रवि हैरत में पड़ गया और बोला, यहाँ की मैनेजर अभी तक आई नहीं है क्या? तो मैडम बोली, मिस्टर रवि, इस वृद्धाश्रम की मैनेजर मैं ही हूँ। लेकिन मैम, 2 दिन पहले तो आपने कहा था कि मैनेजर छुट्टी पर गई है। तो मैडम मुस्कुराते हुए बोली, वो सब झूठ था और वो झूठ मैंने इसलिए बोला था ताकि आप एक दिन यहाँ पर रुकें और देखें कि उम्र के इस पड़ाव पर परिवार से अलग होकर एक इंसान की हालत क्या हो जाती है। यहाँ आने वाले सब लोगों को मैं एक मौका देती हूँ और वो लोग कुछ ही होते हैं जो इस मौके को संभाल लेते हैं। माँ बाप की अपनी अहमियत होती है रवि। माँ बाप अपने बच्चों के जन्म से पहले ही उनका कैरियर बनाने के लिए पैसे जमा करने लगते हैं, लेकिन बदले में ये उम्मीद नहीं करते कि उनके बच्चे बड़े होकर उनके बुढ़ापे के लिए पैसे जमा करें, क्योंकि उस समय उन्हें पैसों की जरूरत नहीं होती। उन्हें जरूरत होती है तो सिर्फ अपने बच्चों से थोड़े प्यार की, उनके साथ की। और जब उन्हें ये मिल जाता है तो उनकी ये अवस्था भी खुशी खुशी निकल जाती है। ये बात सुनकर रवि आंखों में आंसू लिए हुए बोला, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने मुझ पर एक बहुत बड़ा एहसान किया है। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। मैम को धन्यवाद कहकर रवि अपनी माँ को लेकर जैसे ही वृद्धाश्रम के गेट से बाहर निकला तो सभी बुजुर्ग टकटकी लगाकर उन्हें जाते हुए देख रहे थे और सोच रहे थे कि काश उनके जीवन में भी एक ऐसा दिन आ जाए जब उनका कोई अपना पश्चाताप और आत्मग्लानि से भरकर यहाँ आ जाए और उन्हें अपने घर वापस ले जाए। इधर जैसे ही लक्ष्मी जी अपने बेटे रवि के साथ गाड़ी में बैठी, तभी रवि के पास फोन आया। अरे, सुबह सुबह मुझे बिना बताए कहाँ निकल गए तुम? कितनी बार तुम्हें फोन किया, लेकिन तुम हो कि फोन ही नहीं उठाते हो। उसकी पत्नी पूजा ने कहा तो रवि बोला, मैं वृद्धाश्रम से माँ को लेकर वापस आ रहा हूँ। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? तुम माँ को वापस ला रहे हो? अरे, उन्हें रखोगे कहाँ? हमें तो विदेश जाना है ना। और मैं बता देती हूँ रवि, विदेश जाने का प्रोग्राम तो मैं हरगिज कैंसिल नहीं करूंगी।
इसलिए जहां से माँ को ला रहे हो वहीं वापस छोड़कर आ जाओ। पूजा बोलते जा रही थी तो रवि बोला, बिल्कुल नहीं पूजा, मैं अपनी माँ को अकेला छोड़कर विदेश नहीं जा सकता। तुम्हें जाना है तो तुम जा सकती हो, मैं तुम्हें छोड़ने को तैयार हूँ, लेकिन अपनी माँ को नहीं। कहते हुए रवि ने फोन काट दिया। तभी लक्ष्मी जी बोली, बेटा मेरे कारण तुम अपने घर में कलेश पैदा मत करो, मैं अब हूं ही कितने दिन की। चले जाओ तुम कनाडा, मैं रह लूंगी वृद्धाश्रम में। नहीं माँ, अब मैंने ठान लिया है कि अब चाहे जो भी हो जाए, लेकिन मैं अपनी माँ का साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। लक्ष्मी जी को लेकर रवि जैसे ही घर पहुंचा तो उसकी पत्नी पूजा लक्ष्मी जी को देखते ही आग बबूला हो गई और बोली, ठीक है, अब तुम अपनी इस बूढ़ी माँ के साथ ही रहो, मैं तो चली अपने माँ बाप के पास विदेश। हाँ ठीक है पूजा, तुम जा सकती हो। जब तुम अपने माँ बाप के बिना नहीं रह सकती तो मैं भी मेरी माँ के बिना नहीं रह सकता हूँ। सोच कर देखो, जब तुम्हारे माँ बाप को तुम वृद्धाश्रम में देखोगी तो तुम्हें कैसा लगेगा। रवि ने कहा तो पूजा गुस्से से बोली, ये तुम क्या बोल रहे हो रवि, मेरे माँ बाप वृद्धाश्रम में भला क्यों जाएंगे? मेरे भाई भाभी बहुत सेवा करते हैं मेरे माँ बाप की। हाँ पूजा, वही मैं तुझे बोल रहा हूँ, जब तुम्हारा भाई तुम्हारे माँ बाप की सेवा कर सकता है तो मैं मेरी माँ की सेवा क्यों नहीं कर सकता। पिता को तो मैंने बचपन में ही खो दिया था, लेकिन अपनी माँ की सेवा करने से मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। जब तुम्हें अपने माँ बाप की चिंता है तो मुझे भी मेरी माँ की चिंता है। मेरी माँ के पास तो मेरे पिता भी नहीं है। पता है तुझे, पूरी दुनिया से अकेली लड़कर मेरी माँ ने मुझे इस काबिल बनाया ताकि मैं बुढ़ापे में उनका सहारा बन सकूं। और आज तुम कहती हो कि मैं उसे छोड़कर विदेश चला जाऊं। कहते कहते रवि फूट फूट कर रोने लगा तो पूजा की भी आंखें भर आईं। उसने दोनों हाथ जोड़ते हुए रवि से कहा, मुझे माफ कर दो रवि, आज मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। अब मुझे कहीं नहीं जाना, अपनी माँ जी के पास ही रहना है। कहते कहते पूजा भी फूट फूट कर रोने लगी तो बेटे और बहू को रोते देखकर लक्ष्मी जी ने अपने आंसू पोंछे और दोनों को अपने गले से लगा लिया। दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी, लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और अपने अपनों का ख्याल रखिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।